प्रताप और शिवाजी का चित्र था जी। तो मैंने कहा भाई जहाँ जिनके घर में महाराणा प्रताप और शिवाजी का चित्र है तो वो तो मेरे से भी शायद ज़्यादा ऊंचाइयों पर है। तो हमारी धर्मपत्नी भी बड़े ही उनका सहयोग रहा हमेशा। संघ में तो कार्यकर्ता तैयार है आपको 24 घंटे प्रशिक्षण देने के लिए, लेकिन आपके हृदय में आ गए तो आप तीव्र गति से उसको सीख सकते हैं। और आपकी मुख में शक्कर होनी चाहिए, हम मीठे बोल बोले, ऐसा संकेत है। और पाँव में चक्कर यदि नहीं होंगे तो जो चलेगा, ऐसे बोलते हैं जो चलेगा वो चलेगा। यदि हम घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, घर से बाहर नहीं निकलेंगे और हम सोचें कि हम संघ कार्य कर लें या कोई गतिविधि का काम कर लें तो वो एक नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। ऐसी कहानियां जो समाज परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रही हैं, ऐसे व्यक्तित्वों के अनुभव, ऐसे व्यक्तित्वों की कहानियां जिन्होंने संघ की शाखा में संस्कार लेकर, विचार लेकर समाज में काम करना शुरू किया। और जब समाज में काम करना शुरू किया तो एक बड़ा परिवर्तन समाज में देखने को मिला। 100 बरस की संघ की जो अनथक यात्रा है वो संघ की शाखा से प्रारंभ हुई। छोटे छोटे बालकों को स्वयंसेवक बना के उनको खेल खिला के जिस तरीके से संस्कार देने का काम एक दौर में प्रारंभ हुआ था, वही काम अब बढ़ते बढ़ते न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में अपनी एक खास धमक के साथ लोगों को दिख रहा है। समाज परिवर्तन का एक बहुत बड़ा काम हुआ है। किन लोगों के कारण हुआ है? ऐसे ही लोगों में से एक, ऐसे ही एक विशेष व्यक्तित्व के साथ आज चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे आज श्रीमान अशोक कुमार जी शर्मा के साथ। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विवेकानंद जी। श्रीमान अशोक कुमार जी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के प्रांत संयोजक हैं। संघ की प्रेरणा से काम करते हैं, लेकिन काम सीधे सीधे समाज के भीतर है। सबसे पहले जानना आपसे ये चाहेंगे कि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए ये कहा जाता है कि ये हिंदुओं के संगठन का काम है, शाखा पर आधारित काम है, लेकिन आपके बारे में जो जानकारी है, आप काम करते हैं पर्यावरण को लेकर। तो हिंदू समाज का संगठन करने वाला संगठन अपने कार्यकर्ताओं को पर्यावरण के लिए या फिर पर्यावरण जैसे ही और अनेक विषय जैसे हैं, सामाजिक समरसता है, कुटुंब प्रबोधन है, इनके लिए कब से भेजने लगा, क्यों भेजने लगा? देखिए, प्रारंभिक काल से जो संघ के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, उनका सपना था कि ये जो भारत कभी सोने की चिड़िया के रूप में विद्यमान था और ये समृद्धशाली देश था, पूरे विश्व को ये मार्गदर्शन करता था, विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। ये हमने नहीं कहा, तो यहाँ जो विदेश से जो लोग आए, हैंसांग आए, फयान आए, ऐसे बहुत सारे यात्री आए, उन्होंने यहाँ अध्ययन किया और पाया कि वास्तव में भारत ही विश्व को दिशा और दशा दे रहा है। लेकिन किसी कारण से कुछ वर्षों में हम उस पुरातन संस्कृति को या हमारे राष्ट्र भाव को विस्मृत हो गए जी। इस कारण से देश गुलाम हुआ। तो डॉक्टर साहब के मन में आया कि हमें वापस इस देश को उसी गौरव पर लेके जाना है। तो कैसे लेके जा सकते हैं? तो यहाँ के व्यक्ति का जो चरित्र था, वो राष्ट्र चरित्र था, वो कहीं न कहीं राष्ट्र का भाव भूल गया है। तो उसमें वापस से राष्ट्र का भाव जगाने के लिए एक काम शुरू किया जाए और वो 1925 में डॉक्टर साहब ने शाखा के रूप में प्रारंभ किया। जो शाखा के रूप में प्रारंभ किया काम, वो काम फिर गतिविधियों के रूप में आगे बढ़ने लगा। तो ये जो शाखा से गतिविधि तक की यात्रा है, ये आवश्यकता कैसे महसूस हुई? गतिविधि तो प्रारंभ से ही थी। डॉक्टर साहब सेवा का काम भी रामटेक में जाते थे, वहाँ मेले लगते थे, वहाँ स्वयंसेवक जाते थे, पर्यावरण का काम भी करते थे, पेड़ लगाते थे, जल का संरक्षण करते थे। डॉक्टर साहब के जीवन में स्वयंसेवकों को बताया जाता था। संघ के वर्गों में हम देखते हैं बर्तन मिट्टी से मांजने की परंपरा शुरू से ही है। एक दिन बिना स्नान के रहेंगे, ये भी परंपरा शुरू से ही है। और सामाजिक समरसता में एक दिन समाज में जाएंगे, वहाँ भोजन करेंगे, ये परंपरा भी संघ की प्राचीन समय से ही है।
हम कुटुंब प्रबोधन की बात करते हैं तो परिवार में भी मिलजुल करके संघ कहता है कि कीर्तन करो, भजन करो, एक बार साथ परिवार में भोजन करो। लेकिन आगे चल कर के 1990 में ये जो विशेष रूप से समाज में इस काम को तेज गति से स्थापित किया जाए, जी। इसके लिए जो संघ में कार्यकर्ता निर्माण हुए, अब वो समाज में जाने चाहिए और वो समाज में जा कर के कार्य करें, क्योंकि जो संघ ने निर्माण किया है वो कार्यकर्ता अपनी जो दौलत है, अपनी जो एफडी है, और संघ ने जो तपस्या से ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण किया है वो समाज के लिए किया है, तो वो समाज में जाए और वहाँ सामाजिक कार्यक्रमों में उनका योगदान हो। तो 1990 से ये गतिविधियां प्रारंभ हुई। उसमें सबसे पहली धर्म जागरण था। अपने वरिष्ठ प्रचारक सोवन सिंह जी, उनके द्वारा ये काम प्रारंभ हुआ। ऐसे ही अलग अलग सामाजिक समरसता है, पर्यावरण की जो गतिविधि है, वो 2019 में ग्वालियर की बैठक में इसकी घोषणा हुई और उसका मुख्य उद्देश्य था कि वर्तमान समय में किस प्रकार से जो पर्यावरण को क्षति हुई है, पूरा विश्व उससे परेशान है, तो संघ वहाँ वहाँ अपना योगदान देता है जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है, चाहे वो उड़ीसा की बाढ़ हो, चाहे चरखी दादरी की घटना हो, कोई भी समाज में आपदा आती है तो संघ अपने तेजस्वी, ओजस्वी, दीर्घवान और अपने ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को समाज के लिए देता है। तो पर्यावरण के लिए भी संघ ने राष्ट्रीय संयोजक के रूप में आदरणीय श्री गोपाल जी आर्य, श्रीमान राकेश कुमार जी जैन, ऐसे राष्ट्रीय संयोजक के रूप में उन्होंने कार्यकर्ता को दिए जो आज पूरे देश में पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। संघ की शाखाओं में अक्सर ये घुट्टी दी जाती है, जहां कम वहां हम। जहां आवश्यकता है समाज में, जिस तरह के कार्य के लिए आवश्यकता है, स्वयंसेवक आपको उसी रूप और उसी स्वरूप में दिखते हैं। और ये संस्कार जो है वो संघ की 1 घंटे की जो शाखा होती है उसमें देखने को मिलते हैं। आपसे जानना ये चाहेंगे कि सबसे पहला परिचय जो है संघ का, वो आपका कब हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां थी, कैसे पहली बार शाखा जाना हुआ? वैसे तो मेरे मामा जी शाखा जाया करते थे, तो मैं छोटा सा ही था, जयपुर में सी स्कीम में, जी। सी स्कीम के अशोक विहार में शाखा लगा करती थी, तो हमको वो छोटे से बचपन में लेकर के जाया करते थे। हम जब 3 साल के थे, 4 साल के थे, शिशु अवस्था में थे। लेकिन फिर हम कॉलेज में आ गए, लेकिन संघ को ज़्यादा नहीं जानते थे। जब हम कॉलेज में आए तो हमारी युवाओं की एक टीम थी, हम शाम को कबड्डी खेला करते थे। वहीं पर ही एक अपने कार्यकर्ता थे बुद्ध सिंह जी, वो हमारे पास वहाँ आए। ब्रह्म देव जी का बौद्धिक था रक्षाबंधन पे, उन्होंने कहा भाई ऐसे अपने समाज के लोग इकट्ठे होंगे, आप लोग भी आओ, यही दूसरे के रक्षा सूत्र बांधेंगे। तो वहाँ हमें जो ब्रह्मदेव जी का जो बौद्धिक था उसमें एक चुंबकीय आकर्षण था। उस बौद्धिक को सुन करके हमारे मन में भाव आया कि वास्तव में संघ कार्य ये अद्भुत कार्य है, ईश्वरीय कार्य है, इसमें हम सबको लगना चाहिए। तो वहीं से ही फिर हम 1997 में पहले बचपन में गए थे जी, यानी, लेकिन बाद में 72-73 के लगभग गए थे। हाँ। उसके बाद सीधे हम 97 में संघ से। तो परिचय तो बचपन में हो गया था, 3-4 वर्ष की आयु में शाखा जाना शुरू हो गया था, लेकिन विचार जो है वो ब्रह्मदेव जी का जब आपने बौद्धिक सुना, उस समय कॉलेज में पढ़ते होंगे? उसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ता था मैं। फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, तो उस समय विचार आपके समझ में आया कि क्या है संघ और किस तरीके से काम करता है। उसके बाद में ऐसा कहा जाता है कि संघ में विचार की परिपक्वता और संघ की कार्यप्रणाली ये समझने के लिए संघ शिक्षा वर्ग होते हैं। आपके संघ शिक्षा वर्ग प्रशिक्षण किस तरह से हुए, कब कब हुए? मेरा पहला प्रशिक्षण वर्ग 1988 में हुआ, प्रथम वर्ष हुआ 88 में। 88 में मैं उस समय जानता भी नहीं था, और हमारे गोपाल जी आर्य वो महानगर प्रचारक हुआ करते थे जी। और हम संघ की परिपाटी से बड़े ही अनभिज्ञ थे। जब कॉलेज में से वहाँ सीधे गए तो वहाँ का भोजन भी अच्छा नहीं लगता था, वहाँ की जैसी दाल सब्जियाँ। तो हम तो वहाँ रेस्टोरेंट हुआ करता था, वहीं से कोई बिस्किट खा करके, कोई ऐसे सामान लेकर के हम हमारा वहाँ पर समय भी बिता रहे थे। भाई हमको लगा भाई कहीं ना कहीं फंस गए, जबरदस्त तरीके से फंस गए और यहाँ से जाना चाहिए।
लेकिन गोपाल जी जो हमारे महानगर प्रचारक थे, उनका बड़ा स्नेह आत्मीयता रहती थी। वो हमारे को अलग से ही कुछ भोजन की भी ऐसी व्यवस्था कर देते थे। तो धीरे धीरे उनके आत्मीयता के कारण से जी। हम 20 दिन वर्ग में रहे। प्रारंभ के 10 दिन हमको बड़ा अजीब लगा कि गड़बड़ हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर हमारा मन लग गया और फिर आगे के वर्गों में तो हम फिर सामान्य हो गए। 1988 में प्रथम वर्ष हुआ, उस समय आईटीसी नहीं होती थी, प्राथमिक वर्ग नहीं हुआ उस पहले, समय डायरेक्ट ही सीधे प्रथम वर्ष हो जाता था। सीधा प्रथम वर्ष तो हो। 88 में प्रथम वर्ष हुआ, फिर द्वितीय वर्ष, फिर 90 में द्वितीय वर्ष हो गया मेरा, और तृतीय वर्ष। फिर मैं लगातार शिक्षक रहता था। तृतीय वर्ष भी हुआ होगा। 91 से लेकर के लगातार शिक्षक रहा, लेकिन फिर बीच में 95 में नियम हो गया कि द्वितीय वर्ष वाले शिक्षक नहीं रहेंगे। अच्छा। तो फिर मैंने 98 में, इसलिए मैं तृतीय वर्ष में गया कि अब मुझे लगातार शिक्षक रहना है, इसलिए मैंने 98 में तृतीय वर्ष किया। अच्छा। फिर लगातार शिक्षक रहा। फिर 2001, 2, 3 में मैं द्वितीय वर्ष में शिक्षक रहा। हाँ। फिर मेरे को 2004 में तृतीय वर्ष में शिक्षक जाने का अवसर मिला, 4 साल लगातार। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जहाँ से मैंने 98 में तृतीय वर्ष किया जी। फिर एक सपना था कि यहाँ हम शिक्षक बन करके भी आए, क्योंकि ये तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है जी। जहाँ पर पूरे विश्व के लोग शिक्षण करने के लिए आते हैं। तो कम से कम हम उस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के तो प्रोफेसर बने जीवन में। तो वो भी मुझे 4 साल वहाँ नियुक्त का शिक्षक बनने का अवसर मिला। और उसके बाद मुख्य शिक्षक बनने का अवसर मिला प्रथम वर्ष में। 2010 में मैं जामडोली में मुख्य शिक्षक रहा। 2011 में मैं हिंडौन में प्रथम वर्ष का मुख्य शिक्षक रहा। फिर 2012 में द्वितीय वर्ष में सह मुख्य शिक्षक रहा चित्तौड़ में। और जोधपुर में 2013 में मुख्य शिक्षक के रूप में मैंने दायित्व का निर्वहन किया। और फिर कार्यवाह के रूप में सेवा प्रमुख के नाते वर्गों में लगभग 2019 तक जी। हमको संघ ने कहा भाई आपको रहना है। और 2019 के बाद कहा आप गतिविधि के कार्यकर्ता समाज में काम करेंगे, वर्गों में उनका केवल मात्र साल संभाल के लिए आ सकेंगे। तो कब से कब तक ये शिक्षक रहने का नियमित क्रम चला, कितने वर्ष चला? नियमित में 30 वर्ष लगातार शिक्षक रहा। 30 वर्ष तक लगातार प्रथम वर्ष से लेके और तृतीय वर्ष द्वितीय वर्ष सब में शिक्षक रहे एकदम। और तृतीय वर्ष की बात करें तो 1 महीने का वर्ग होता है। प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष 20-20 दिन के होते थे। जी जी। लगातार 30 वर्ष तक इतना समय निकालना, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई होंगी कि जब लगा होगा कि घर पे रहना भी जरूरी है। शादी विवाह भी बहुत से कई बार आते हैं, बहुत निकट संबंधियों के। तो ऐसे में वो सब छोड़ के और वहाँ संघ शिक्षा वर्ग में शिक्षक रहना, तालमेल कैसे बनाया होगा? संघ के प्रचारकों का जीवन साक्षात देखते थे, कोई बौद्धिक सुनने की आवश्यकता ही नहीं रहती थी। जिनके एक पुत्र है वो संघ का प्रचारक है और वो उनके माता पिता अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वहाँ हम कहानियाँ भी सुनते थे। चंद्रशेखर आज़ाद की भी कहानियाँ प्रचारकों के द्वारा सुनते थे कि चंद्रशेखर आज़ाद एक काकोरी कांड हुआ और वहाँ पे कुछ धन का लूट वगैरह हुई थी ट्रेन से। तो उनके दोस्तों ने कहा भाई चंद्रशेखर की माँ गरीब है तो हम थोड़ी मदद कर देते हैं। तो चंद्रशेखर ने कहा मेरी माँ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यदि मेरी माँ की कोई ऐसी आवश्यकता लगी तो मेरी गोली एक पर्याप्त है। तो कहने का मतलब राष्ट्र का जो भाव था वो किस प्रकार का था। भगत सिंह की कथा सुनते थे हैं। तो ऐसे हमारे मन में आया कि भाई राष्ट्र, इन्होंने तो अपना पूरा जीवन दे दिया, तो हम तो केवल मात्र 30 दिन देते हैं, 20 दिन दे देते हैं। इससे फिर हमारे जो साथ ही कार्यकर्ता साथ में वर्गों में आते थे जी, उनसे भी हम प्रेरणा लेते थे। वो डॉक्टर होते थे, कोई इंजीनियर होता था, कोई फैक्ट्री का मालिक होता था। तो वो बताते थे कि हम ऐसे समझ रहे हैं कि हम यमलोक चले गए। हमारे जाने के बाद भी तो कोई न कोई हमारे बच्चों को संभालेगा, हमारे जाने के बाद भी तो हमारी पत्नी को कोई संभालेगा, हमारे जाने के बाद भी तो हमारे माता पिता को संभालेगा। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। तो ये सांस इस धरती माता की सेवा करते करते ही जाए तो ये मनुष्य योनि की सार्थकता है। नहीं तो हमारे में पशु में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि पशु भी 24 घंटे अपने आनंद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मकान के लिए, अपने आवास के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लगा रहता है।
तो कहीं न कहीं हमको मनुष्य योनि मिली है तो ये परमात्मा का आशीर्वाद है। इसलिए परमात्मा नर सेवा नारायण सेवा, ये डॉक्टर साहब का अपना एक ध्येय वाक्य था जी। कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो हम इस मनुष्य योनि में आकर के नर सेवा कैसे कर सकते हैं? तो संघ इसके लिए एक सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर देव दुर्लभ टोली है जो एक ही भाव के लिए लगी रहती है, कोई जातिवाद नहीं होता। हम संघ में 50 वर्ष से जा रहे हैं, लेकिन हमारे से कभी किसी कार्यकर्ता ने ये नहीं पूछा कि भाई आप किस जाति के हो। क्योंकि डॉक्टर साहब का भी उदाहरण आता है कि पुणे के वर्ग में थे, गांधी जी आए थे, जी। उनसे पूछा भाई आप क्या क्या सरनेम है, तो उन्होंने कहा हम सब भारत माता के पुत्र हैं। तो बाकी इस जगह हम जाते हैं संगठनों में, वहाँ बात तो करते हैं वो जातिवाद मिटना चाहिए, हिंदुत्व होना चाहिए, लेकिन हम जब जैसे ही कोई कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ उनके वो बीमारी, वो छुआछूत उनमें रहती है। लेकिन संघ के कार्यकर्ताओं में ये भाव दूर दूर तक हमने कभी नहीं देखा। निश्चित रूप से संघ के कार्यक्रमों में एक सुभाषित भी सुनने को मिलता है, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। समानता का जो भाव है वो संघ के कार्यक्रमों में देखा जाता है और सभी इस भूमि के पुत्र हैं। भूमि को माता कहा है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी हम सब सहोदर भाई हैं। इस तरह का भाव, इस तरह के संस्कार संघ की शाखाओं में, संघ के कार्यक्रमों में दिए जाते हैं। जब अभी हम बात कर रहे थे कि 30 वर्ष तक लगातार आप शिक्षक रहे, आपने जो बातें बताई स्वयं के लिए तो बात समझ में आती है कि आप लगातार मोटिवेट होते रहते थे, लगातार आप को प्रेरणा मिलती थी संघ के प्रचारकों को देख के, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को देख के। और दर्शन की बात करें तो वो भी बात आपने कह दी कि जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी दुनिया ऐसे ही चलने वाली है, तब घर परिवार को, मकान को, दुकान को, विद्यालय को कोई ना कोई संभालेगा। जी। ये एकदम दर्शन की, हम कहें कि एकदम उच्चतम स्तर की बात हो गई, वैराग्य की सी बात हो गई, विरक्ति का सा भाव है। स्वयं की कठोरता के लिए तो ये बात ठीक है, ये विचार मन में लेके आप निरंतर 30 वर्ष तक संघ शिक्षा वर्गों में जाते रहे। लेकिन परिवार में अन्य लोग भी रहते हैं, उनकी भी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, उनके भी अपने तर्क होते हैं। वो जब तर्क चलते थे तो क्या घर में सामान्य रूप से एक सहमति होती थी कि ठीक है आप 12 महीने में से 1 महीने कोई दिक्कत नहीं है, जाइए संघ के लिए, या फिर घर परिवार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको संभालने में तकलीफ होती थी, उसको लेके किस तरह आप मैनेज कर पाते थे? क्या तनाव रहता था या सहर्ष स्वीकृति आपको मिल जाती थी? ये मतलब जब हमारा विवाह का संपर्क में आया तो हमारे ससुर जी ने पूछा ये आपकी रुचि क्या है। जी। हमारे साले साहब थे, उन्होंने पूछा भाई आपकी रुचि क्या है। हमने कहा भाई हमारी सबसे पहली रुचि है शाखा जाना, और शाखा के बीच में हम कोई बैरिकेड पसंद नहीं करेंगे। और फिर मेरा जिस घर में विवाह हुआ वहाँ मैं सबसे पहले वहाँ गया जिस रूम में, तो वहाँ महाराणा प्रताप और शिवाजी का चित्र था। जी। तो मैंने कहा भाई जहाँ जिनके घर में महाराणा प्रताप और शिवाजी का चित्र है तो वो तो मेरे से भी शायद ज़्यादा ऊंचाइयों पर है। तो हमारी धर्मपत्नी भी बड़े ही, उनका सहयोग रहा हमेशा। उन्होंने हमेशा संघ कार्य के लिए कभी मना नहीं किया, क्योंकि उसका खुद का जीवन भी आर्य समाजी था। उनके पिताजी भी देशभक्त थे, उनके पिताजी सीआई रहे, उन्होंने अपने जीवन काल में ईमानदार सीआई रहे और हिंदुत्व के लिए वो हमेशा जीते मरते थे। मेरे से ज़्यादा उनमें हिंदुत्व का भाव था। तो मैं जब संघ की शाखा में जाता तो वो बड़े प्रसन्न होते थे, और उन्होंने मेरा विवाह भी शायद इसीलिए स्वीकार किया होगा कि ये संघ में जाता है तो इसका चरित्र बहुत अच्छा होगा, जैसा बोलता होगा वैसे करता होगा, राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होता। फिर भी लेकिन एक पिता तो पिता ही होता है। जब 1989 में कार सेवा का नंबर आया जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आप मत जाओ, बाकी लोग जा रहे हैं, आप यहीं से ही काम करो। अब आपकी सगाई हो रही है तो आपको थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए, बाद में चले जाना। मैंने कहा देखो पहला मेरा विवाह आरएसएस से हुआ है, इसलिए पहला कार्य संघ मुझे जो कहेगा पहले मैं उसको एक प्रकार से मान्यता दूंगा। ये भगत सिंह वाली सी बात हो गई। पहला विवाह संघ से हुआ है। संघ से हुआ है। और फिर मैं आप जो मेरी धर्मपत्नी है, वास्तविकता तो ये है कि हमारे जो साथी टोली थी वो कभी ऐसा फीलिंग ही नहीं आने देती थी कि मैं यहाँ नहीं हूँ।
यहाँ तक कि पीछे से मकान बना तो मैं कभी रहा नहीं। हमारे जो प्रचारक हुआ करते थे, उसके बाद में गोपाल जी के बाद भारत जी भी आए, उनका भी बहुत अगाध प्रेम रहता था, पूरे घर बार की चिंता करते थे। हम जाते थे तो पीछे से कार्यकर्ताओं को लगाते थे, सब्जी लाने के लिए, सामान लाने के लिए, बच्चों को कोई स्कूल छोड़ना है, बच्चों को कोई हारी बीमारी है तो उसकी साल संभाल करना है। तो घर वालों को ऐसा लगता था कि यदि ये रहते हैं तो केवल ये अकेले ही काम करते हैं। अभी इनके नहीं रहने से 40 लोग हमारी पूछताछ करते हैं। तो उनको भी लगता था कि नहीं, ये संघ है ना, एक पारिवारिक संगठन है और यहाँ कार्यकर्ता की पूरी साल संभाल होती है। मेरे पिताजी के हार्ट अटैक आया था, मुझे ध्यान आता है कि वहाँ पे 100 कार्यकर्ता SMS पर आ गए थे। मैं तो चुपचाप बैठ गया, कोई ब्लड के लिए जा रहा है, कोई, मुझे पता ही नहीं चला कि 5 पैसे कहाँ लगे। फिर अंत में जाके मैंने पूछा, भाई वो कुछ पैसे लगे होंगे किसी के जेब से। बहुत ज़बरदस्ती मैंने करी तो फिर किसी ने ऐसे बताया। तो हमारा परिवार कांग्रेसी परिवार था वैसे। हमारे ननियाल परिवार तो हमारा मतलब जनसंघ का था। अच्छा। लेकिन हमारे पिताजी का परिवार शुरू से ही कांग्रेस था। हमारे बड़े भाई साहब भी कांग्रेसी थे। अच्छा। और कांग्रेस से उन्होंने कॉलेज में चुनाव लड़ा था। तो उनका हमेशा हमारा डिस्प्यूट हुआ करता था। अच्छा। झगड़ा घर में रहता था, वैचारिक रूप से चर्चा होती होगी। चर्चा होती थी और वो बोलते भी थे, भाई तुम जो तुम्हारा अलग बना लो और तुम क्या है सेट नहीं हो सकते, तुम्हारा विचार भी अलग है, लड़ाई झगड़े करने वाले हो। क्योंकि उस समय यहाँ कांग्रेस माइंडेड लोगों था, भूमाफिया पूरे एकदम जिसको कहना चाहिए। तो यहाँ आए दिन ही संघर्ष होते थे। तो आप तो नियुद्ध के शिक्षक भी रहे हैं लंबे समय तक, तो वो जो नियुद्ध संघ की शाखाओं में आपने सीखा और सिखाया, उसका कभी समाज में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी? रोजाना ही प्रैक्टिकल होता था, रोजाना ही होता था? उसके 10-15 केस मेरे पे लगे हुए। क्या क्या परिस्थितियां होती थी, किस कारण से होते थे लड़ाई झगड़े? होती थी, संघ स्थान होता था, वहाँ भूमाफिया उसको कब्जा करना चाहते थे, हम वहाँ पे संघ स्थान करते थे। तो वो वहाँ पर लड़ाई दंगे के लिए आते थे। तो स्वाभाविक रूप से फिर लड़ाई होती थी, पिटाई होती थी उनकी, फिर वो केस वगैरह होते थे। फिर हम भी केस कराते थे, देखो भाई ये इन्होंने यहाँ गेट निकाल रखा है, इन्होंने यहाँ कचरा फेंकते हैं, ये सार्वजनिक पार्क है, इस पर एक कब्जा करना चाहते हैं। तो हमारे ऐसे FIR भी दर्ज होती थी, फिर उसको हम केस भी लड़ते थे। फिर सौभाग्य से हम एजुकेशन लाइन के हैं, तो मैं इन केस चलते रहे आराम से। तो जो PP के बच्चे होते थे, आपके एडवोकेट के बच्चे होते थे, उनको फ्री पढ़ाता था कि भाई तुम ये केस मेरा लड़ते रहो, मैं तुम्हारे बच्चों को पढ़ाऊँगा। तो ऐसे संघर्ष में आए दिन कोर्ट में जाना होता था, आए दिन थाने में जाना होता था। हमारे बड़े भाई साहब कहते थे, भाई तुम सुधर जाओ, ये लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम कहते थे कि भाई हम अन्याय सहन नहीं करेंगे। राणा सांगा का इतिहास देखते थे तो उनकी पत्नी कहा करते थे, भाई तुम्हारे झगड़े बहुत होते हैं। तो राणा सांगा कहा करते थे कि बहादुरों के झगड़े होते हैं, कायरों के नहीं होते हैं। कायर तो क्या करता है, यदि किसी ने अन्याय कर रहा है तो वो नीची गर्दन करके चला जाएगा, वो विरोध करेगा ही नहीं। तो जो महापुरुष होगा, जो शौर्य पराक्रमी होगा, जो स्वाभिमानी होगा, झगड़े उसके होते हैं। इस तरह के दृष्टांत से मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई। अशोक जी का कहना है कि अन्याय ये सहन नहीं करना। बड़े भाई ने कहा कि इस तरह की लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि अन्याय सहन नहीं हो सकता। और इसीलिए किसी ने लिखा, अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। कहीं न कहीं मन का भाव जो है वो आपका क्या है, आपकी वैचारिक दृष्टि वो किस तरह की है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इस तरह की बात भी हमारे यहाँ श्रेष्ठ जन कहते हैं। और उसी तरह का भाव अशोक जी की इन बातों से निकल कर आ रहा है कि कहीं अन्याय हो रहा है वो सहन नहीं होगा, और उसके लिए लड़ना है, भिड़ना है, केस मुकदमे जो होंगे सब देखा जाएगा। तो उस युवा अवस्था में तो बहुत इस तरह के काम रहे ही होंगे। संघ में जैसे आपने बताया शिक्षा वर्ग हुए, 30 वर्षों तक आप जो है वो शिक्षक भी रहे, अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां भी रही होंगी। पहले तो शाखा स्तर से लेके और फिर कार्यवाह होते हैं, जिला कार्यवाह, विभाग कार्यवाह, उस तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। एक समय ऐसा आता है, सामान्यतः हम देखते हैं कि संघ में शाखा वर्किंग के बाद में फिर अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां दी जाती हैं।
तो जो सीधे शाखा वर्किंग की जिम्मेदारी है, विभाग कार्यवाह तक की जिम्मेदारी रही है आपके पास? विभाग कार्यवाह प्रांत शारीरिक प्रमुख प्रांत शारीरिक प्रमुख रहे और उसके बाद प्रांत में फिर अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें काम की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई पहली पहली? इसके लिए हमारे जो प्रांत प्रचारक फिर शैलेंद्र जी भी रहे जी। सिविल हरी जी भी हमारे मार्गदर्शन के रूप में रहे। मूलचंद जी भाई साहब है, प्रकाश जी भाई साहब है। और शैलेंद्र जी तो हमेशा यही कहा करते थे कि भाई अशोक जी को कोई भी काम दे दो, जो भी काम दे दो हाँ। उसी में वो उसको अपना आत्मसात करके उस कार्यक्रम को करते हैं। मेरे जी में मैं मुख्य शिक्षक भी रहा, कार्यवाह भी रहा, मंडल भी रहा, फिर शारीरिक प्रमुख भी रहा, फिर भाग कार्यवाह भी रहा, नगर कार्यवाह, विभाग कार्यवाह। और सबसे पहला विभाग बना था सांगाने, तो उसका मैं सबसे पहला विभाग कार्यवाह रहने का मुझे अवसर मिला। फिर मेरे को निमाराम जी भाई साहब अपने जो प्रांत प्रचारक थे उन्होंने एक साथ 4 दायित्व दिए। 4 दायित्व एक साथ? 4 दायित्व कि आपको अपना संस्थान भी संभालना है, आपको स्वदेशी जागरण मंच भी संभालना है, अच्छा। आपको सामाजिक सद्भाव भी संभालना है, और आपको जो अपने ये मुख्य मार्ग है उसके भी प्रमुख के नाते से आपको काम संभालना है। तो मैंने कहा भाई साहब मैं 4 काम कैसे कर पाऊंगा? उन्होंने कहा आपका सामर्थ्य है तभी तो हम आपको काम दे रहे हैं, और उस काम को करके दिखाना ये तो संघ के कार्यकर्ता की कसौटी होती है। तो भाई साहब का हमेशा सहयोग रहता था। निम्मा राम जी हम कोई भी कार्यक्रम में बुलाते थे तो बड़ा उत्साहवर्धन करते थे जी। पर्यावरण का कार्यक्रम करते थे तो वो उस कार्यक्रम में आते थे और बड़ा हम सबका उत्साहवर्धन करते थे। शैलेंद्र जी का भी ऐसा रहता था। राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में ये एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। राजनीतिक क्षेत्र में जहां आप देखते हैं वहां अक्सर चर्चा होती है एक व्यक्ति एक पद, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में आपका सामर्थ्य देखा जाता है, कितना काम कर सकते हैं। और आपके वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता यदि आपके भीतर इस तरह का गुण, इस तरह की योग्यता देखते हैं कि नहीं आप एक नहीं 4 काम देख सकते हैं, अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। सामान्यतः एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी जाती है, उसका भी वो ठीक प्रकार से निर्वहन कर पाता है या नहीं कर पाता है, लेकिन कोई व्यक्ति 4 जिम्मेदारियां एक साथ लेके और उनका उचित प्रकार से निर्वहन करे, अपने आप में बहुत विचित्र सी बात लगती है। बहुत समय लगता होगा फिर तो? समय तो वैसे नहीं लगता। आप जैसे कार्यकर्ता जब हम थोड़ा बहुत समय देते हैं तो उसको देख करके कार्यकर्ताओं की टोली तैयार होती है। हमारे जो 2 भुजाएं होती है वो 100 भुजाएं बन जाती है। लगता है कि काम तो हम कर रहे हैं लेकिन वास्तव में काम तो समाज ही करता है, कार्यकर्ता ही करते हैं। बस हम उसके साथ जो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमको आत्मीयता सिखाई, हम भी उनके साथ आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करते हैं, उनके सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। तो फिर वो 2 भुजा से 4 भुजाएं हो जाती है, 4 से 8 भुजा हो जाती है। इसलिए दुर्गा के 8 भुजाएं, 8 भुजा का मतलब 8 भुजा इस बात का संकेत करती है कि 2 भुजा ज्ञान की है, 2 भुजा शक्ति की है, 2 भुजा हमारे उसमें धन की है और 2 भुजा खुद की है। तो वो 8 भुजाएं इस बात का संकेत है कि हमारा ज्ञान, हमारा धन, हमारा विवेक, ये जो भुजाएं मिलकर के ये काम को गति देती है, और कार्यकर्ता ही काम को गति देते हैं और कार्यकर्ता ही करते हैं। हमारा तो केवल नाम होता है, केवल उसको साल संभाल करते हैं, तो कार्यकर्ता ही काम कर रहा है। आप जैसे टोली आप साथ रहे, विवेकानंद जी भी साथ रहे, बसंत जी भी साथ रहे, सुदेश जी साथ, इन्होंने इतना काम फैलाया सब प्रकार से। कभी धन की कमी नहीं आने दी, कोई कार्यक्रम किया तो कोई साधन की कमी नहीं आने दी। तो कहीं न कहीं समाज का ही इसमें योगदान रहा है। मैं नहीं मानता कि मेरा इसमें ज़्यादा योगदान रहा है। जो प्रेम मिला उसके कारण से मेरा जगह जगह जाना ना हुआ, और कार्यकर्ताओं की संभाल हो पाई। जो हमको बड़े हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने सिखाया, वो उसका थोड़ा सा हमने अनुसरण किया तो लगा कि भाई काम बड़ा है। आपने जिस तरह से कहा कि कार्यकर्ताओं का साथ मिलता है, श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता जो होते हैं उनसे प्रेरणा मिलती है, हर एक कार्यकर्ता जो है उसके मन पर कुछ कार्यकर्ताओं का एक विशेष प्रभाव रहता है और जिनसे प्रेरणा प्राप्त करके फिर वो चाहे कंटकाकीर्ण मार्ग हो, चाहे विषम परिस्थितियां हो, संघ कार्य के लिए आगे बढ़ता जाता है। तो हम अक्सर ये कहते हैं कि किसी कार्यकर्ता को गढ़ने में बहुत से
प्रचारकों का विशेष रूप से योगदान रहता है। आपने अभी चर्चा में थोड़ी देर पहले कहा भी कि जो प्रचारक अपना पूरा जीवन दे देते हैं, तो हम 30 दिन क्यों नहीं दे सकते, हम रोज 2 घंटे क्यों नहीं दे सकते, हम वर्ष में 150 दिन क्यों नहीं दे सकते। इस तरह का भाव मन में जागृत होता है। आपको क्या लगता है, आपके व्यक्तित्व पर, आपके मन पर ऐसे कौन कौन से प्रचारक रहे, प्रमुख रूप से 3-4 प्रचारक, जिनका विशेष प्रभाव आपके मन पर पड़ा? सबसे तो मुख्य रूप से तो हमारे लक्ष्मण सिंह जी हुआ करते थे। वो जी। सह प्राण प्रचारक थे। हम्म। तो मैं वर्गों में शिक्षक रहता था। तो हमारे थोड़ा सा शेखावाटी साइड के हैं, तो आवाज में संघ दक्ष निकलता था। तो वहाँ अस्तिमल जी भाई साहब बड़े विद्वान थे संस्कृत के, तो वो हाँ। बोला करते थे कि भाई देखो आप ऐसे बोलो। हाँ। तो फिर लक्ष्मण सिंह जी आते थे, प्यार से बोलते थे, देखो भाई ये क्या उधर की साइड के, तो इनका तो ऐसा ही निकलेगा, लहजा वही आएगा। ऐसा वही आएगा। तो वो हमेशा हमारे को संभालने का काम करते थे, जी। कभी निराश नहीं होने देते। एक तो उनका लक्ष्मण सिंह जी का बहुत लक्ष्मण सिंह जी का बहुत अच्छा उनका स्नेह रहा, हमेशा बड़े हंसमुख रहते थे। कभी सोहन सिंह जी का भी बहुत सानिध्य मिला। मुझे ध्यान आता है कि हमारे को वर्ग में दक्षिण पश्चिम चतुर्व्यूह उन्होंने 16 बार करवाया। अच्छा। आज भी हमको याद है कि लक्ष्मण सिंह के सोहन सिंह जी अभ्यास बहुत करवाते थे और कड़क रह करके। हाँ, थोड़ा कठोर अनुशासन के मामले में ऐसा सुना है मैंने। ये जैसा अनुशासन भी हमने उनसे सीखा। जी। फिर गोपाल जी भाई साहब का भी खूब बड़ा स्नेह रहा, क्योंकि वो 80 से 90 तक प्रचारक रहे, उसके बाद भी उनका स्नेह रहता था। जी। और भारत जी भी रहे महानगर प्रचारक, उनका भी बहुत स्नेह रहता था। फिर हमारे यहाँ अनिल जी का आगमन हुआ। देखो वो हमारे लिए देवतुल्य ही हुए। अनिल कांत जी। उन्होंने हमारे जीवन को बदला। हम कोचिंग चलाते थे, हम जो रात सुबह से लेके रात तक काम करते, उन्होंने कहा अशोक जी आप ऐसा एक विद्यालय शुरू करो। ये स्कूल का नाम भी उनका दिया हुआ है। और स्कूल की एक एक चीज, ईंट कहाँ से आएगी, पत्थर कहाँ से आएंगे, सीमेंट कहाँ से आएगा, लोन कहाँ से आएगा। मैंने मेरे जीवन में, वैसे सब प्रचारकों का अलग अलग व्यक्ति के जीवन में सहयोग रहा है, हो सकता है मेरे जीवन में उनका ज्यादा योगदान रहा। तो और बच्चों को भी इतना प्यार करते थे, और मैं नगर कार्यवाह था तो उन्होंने बहुत हमारा दिमाग भी बहुत ओपन किया। हम पहले ऐसे परिवार के लोग आते नहीं थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अपने जो पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें ये सब चीजें ऐड करो। वहाँ परिवार के लोग आते हैं तो वहाँ गोलगप्पे भी जोड़ो जी, वहाँ पर इडली सांभर भी जोड़ो, और वहाँ पर ये चीजें भी हमको जोड़नी है। तो बड़े खुले मन से वो हमारा एक प्रकार से स्नेह रखा करते थे। उनके कारण से फिर हमारी गाड़ी और भी आगे चली। ये तो बात हो गई प्रचारकों की, पर सामान्यतः ये भी कहा जाता है कि संघ का कार्य जो है उसके मूल आधार गृहस्थी कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि प्रचारकों की संख्या कम होती है, त्याग समर्पण वो अधिक होता है, लेकिन संख्या की दृष्टि से हम देखें तो सीमित संख्या रहती है। गृहस्थी कार्यकर्ता जो है वो स्थायी होते हैं और अधिक समय निरंतर उनका मिलता रहता है, क्योंकि प्रचारकों का तो स्थान परिवर्तन भी हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, कोई 3-4 ऐसे गृहस्थी कार्यकर्ता भी आपको ध्यान में आते हैं कि जिन्होंने संभाल के रूप में एक विशेष आपके मन पर जिनका प्रभाव रहा? वैसे तो हमारे बुद्ध सिंह जी थे, वो बड़े प्यार से संभाला करते थे, उनकी आत्मीयता बहुत रहती थी, लेकिन उनका फिर ट्रांसफर हो गया। लेकिन यहाँ लोकल कार्यकर्ता की बात करते हैं तो उमेश सिंह जी हमारे नगर कार्यवाह होते थे, उनकी बहुत साल संभालो। उनका जीवन बड़ा ही कठोर जीवन था, समय की उनकी पाबंदी, उनका शारीरिक, वो हमारे जीवन में बहुत उन्होंने एक प्रकार से प्रेरणा के स्रोत रहे। और साल संभाल की दृष्टि से रतन जी कानून को जो हमारे कार्यवाह हुआ करते थे, वो तो रात्रि को 10 बार फोन करते थे, घर पे जाना आना संभालना। तो हमारे परिवार को लगता था कि सारे संरक्षक तो यही है। हर एक प्रकार के कॉलेज की चिंता करना, घर में परिवार की चिंता करना, हर एक कार्यक्रम में पूरा अपना योगदान देना। तो हमारे को कभी लगा नहीं कि हमारे भाई यानी बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में उनका सानिध्य मिलता था लोकल के। फिर से थोड़ी वैचारिक बात करेंगे, जिस तरीके से अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां मिली, शाखा की जिम्मेदारी से लेके, और आपने बताया कि विभाग कार्यवाह रहे, प्रांत में शारीरिक शिक्षण प्रमुख रहे, स्वदेशी की जिम्मेदारी आ गई, उसमें काम करने लगे, पर्यावरण की जिम्मेदारी आने लग गई। अलग अलग तरह के काम हैं, स्वदेशी का काम एक अलग तरह का काम है,
और वो करते करते जब पर्यावरण की जिम्मेदारी आ गई तो बिल्कुल अलग तरह का काम हो गया। तो ये ऐसा नहीं लगता कि एकदम जैसे कोई व्यक्ति फिल्म में काम करता है, एक फिल्म में 3 घंटे एक अलग रोल, और फिर पता लगता है दूसरी फिल्म के लिए दूसरा रोल, ये तालमेल कैसे बना पाते हैं? ये तो संघ शिक्षा वर्ग में संघ के कार्यकर्ता बचपन से सिखाते हैं आपको। आप पद विन्यास के शिक्षक हो, कब नहीं अब आपको योग चाप सिखाना है। हमने कहा भाई साहब पद विन्यास, कब नहीं बस अब पहले आपका अभ्यास होगा और फिर आप वो सिखाने लग जाओगे। हमने कहा हम तो नियुद्ध के हैं। नहीं नहीं, अब आपको योगासन के शिक्षक रहना है। मैंने कहा भाई साहब ये हमको तो आता ही नहीं, कब वो संघ का काम है। तो वास्तव में संघ जो दायित्व देता है उसका वास्तव में प्रशिक्षण और उसकी देखभाल ये संघ के कार्यकर्ता करते ही हैं। मुझे योग का प्रमुख बनाया गया तो मुझे बेंगलोर भेजा, लाडनू भेजा, वहाँ प्रशिक्षण की व्यवस्था करी उन्होंने। स्वदेशी का जिम्मेदारी मिली तो स्वदेशी का वर्ग होता है, वहाँ पर हमारा शिक्षक प्रशिक्षण होता है। बाकी सारे संगठनों में बाकी सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ केवल एक दायित्व दिया जाता है, पद दिया जाता है। यहाँ दायित्व दिया जाता है तो संघ उसका प्रशिक्षण भी करता है। ये संघ की एक अनोखी परंपरा है। जो भी दायित्व देंगे उसके प्रति संघ उनको वर्कशॉप आयोजित करता है, उनके लिए कार्यक्रम आयोजित करता है और वहाँ उनको सिखाने का काम करता है। बस आपके मन में आग होनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मदेव जी कहा करते थे कि कार्यकर्ता के 4 गुण होने चाहिए। सिर पे बर्फ होनी चाहिए। हम समाज में काम करते हैं तो बड़े ठंडे ठंडे दिमाग से काम करना है। दूसरा, हमारे हृदय में आग होनी चाहिए। तो हम संघ में तो कार्यकर्ता तैयार है आपको 24 घंटे प्रशिक्षण देने के लिए, लेकिन आपके हृदय में आग है तो आप तीव्र गति से उसको सीख सकते हैं। और आपकी मुख में शक्कर होनी चाहिए, हम मीठे बोल बोले, ऐसा संघ के है। और पाँव में चक्कर यदि नहीं होंगे तो जो चलेगा, ऐसे बोलते हैं जो चलेगा वो चलेगा। यदि हम घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, घर से बाहर नहीं निकलेंगे और हम सोचें कि हम संघ कार्य कर लें या कोई गतिविधि का काम कर ले तो वो एक किष्किंधा कांड ही हो जाएगा। और यदि हमको सुंदरकांड करना है तो हमको विचार भी सुनना है और क्रियान्वयन भी करना है। क्योंकि सुंदरकांड में वर्णन आता है, पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धर्यो निसी नगर करो पैसा। सुंदरकांड में विचार भी होता है और क्रियान्वयन भी होता है। लंका कांड में केवल क्रिया होती है, विचार नहीं होता है। वहाँ जो रावण होता है वो बोलता है आपके नर बानर कपि बालू आहार हमारा, वो तो सब हम खा जाएंगे। तो उनका बेटा प्रस्थ बोलता है कि पिताजी पहले तो एक हनुमान आया था, उसको तो अपन ने कितना खा लिया। फिर वो अंगद आया था, वो यहाँ पर आपको पता ही है, आप उसका पांव भी नहीं उठा पाए। तो हमको संघ क्या करता है, विचार भी देता है और क्रियान्वयन भी करता है। संघ की हर एक बैठक में कार्यकर्ता से पूछा जाता है कि बताइए भाई आप क्या कर रहे हो, चाहिए नहीं आप क्या कर रहे हो ये बताओ, और आप क्या करेंगे बताओ। तो संघ में ये बीजारोपण इसी चीज का होता है, विचार और क्रियान्वयन, विचार और क्रियान्वयन। एक बहुत ही ये खूबसूरत बात है, बहुत ही अलग तरह की बात है कि केवल बात ये नहीं होती कि क्या होना चाहिए, आप स्वयं क्या कर रहे हैं। यदि व्यवस्था परिवर्तन है, समाज परिवर्तन है, सकारात्मक परिवर्तन लाने हैं तो वो केवल बातों से और भाषणों से नहीं आएंगे। उसके लिए कार्यकर्ता क्या कर रहा है और खुद का उदाहरण व्यक्ति सामने रखता है। चाहे पर्यावरण की बात है तो आपको शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। आप चाहे जितने अच्छे वक्ता होंगे, लेकिन केवल भाषण देने से बात नहीं होगी और आपके भाषण में वजन भी नहीं आएगा। आपकी भाषण में, आपकी वाणी में प्रभाव तब आएगा जब उस तरह का जीवन आप स्वयं जी रहे होंगे। जब जीवन की हम बात करते हैं तो क्या लगता है, आप खुद का आकलन करते हैं, यदि संघ की शाखा में नहीं गए होते, संघ के साथ नहीं जुड़े होते तो कैसा होता जीवन? देखो, हम संघ की शाखा में नहीं गए होते तो सब बदमाश बनते क्योंकि हमारे भाई साहब लेक्चरर थे तो कॉलेज में उनका राजपूत छात्रावास, जाट छात्रावास, ऐसे लोगों का आशीर्वाद रहता था। कोई भी पीट करके आ जाओ तो उनका आशीर्वाद रहता था। तो शायद हम संघ की शाखा में नहीं जाते तो हमारा जीवन ही नरक बना होता। वास्तव में जो ये संघ ने ही हमारा जो जीवन है, जो हम वर्तमान समय में, चाहे शरीर का शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे आध्यात्मिक विकास हो, चाहे आर्थिक विकास हो, ये सारे विकास, सर्वांगीण विकास जो है वो संघ की ही पुण्याई है।
संघ के कारण से ही है और संघ के द्वारा ही है। और हम तो सब कुछ जो इसमें योगदान मानते हैं उसमें पूरा संघ के कार्यकर्ताओं का, संघ के प्रचारकों का और संघ के विचार का, डॉक्टर हेडगेवार का, गुरुजी का। मैं तो कहीं जाता हूँ तो सबसे पहले गुरुजी की समाधि और डॉक्टर साहब की समाधि को मेरे मन मस्तिष्क में करके जाता हूँ कि मैं वहां जा रहा हूँ तो बोलने वाले आप हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो कहीं न कहीं उनकी वाणी ही बोल रही होती है, मैं नहीं बोल रहा होता। संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, लगभग 5 दशक से आप भी संघ से जुड़े हुए हैं। काफी कुछ परिवर्तन आ गए। गणवेश का परिवर्तन तो लोगों को दिखता है कि एक समय नेकर हुआ करता था, पैंट हो गया, गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आपको क्या लगता है इन 5 दशकों में क्या कुछ परिवर्तन कुछ नजर आता है कार्य पद्धति में? मुझे तो कार्य पद्धति में और संघ की जो शैली है उसमें वो ही डॉक्टर साहब ने जो दिया था वही आज है। ठीक है, गणवेश एक ऊपर का अंग है, एक्सटीरियर पार्ट अलग होता है, इंटीरियर अलग होता है। आत्मा तो वही है अभी भी। आत्मा अंदर का मटेरियल वही है। वो ही संघ का कार्यकर्ता, वही बैठक लेना, वही कितने लोग आए, कितने अपेक्षित है, कितने उपस्थित हैं, कुल कितने आने थे, अच्छा उनसे बातचीत हुई क्या, क्यों नहीं आए, वो ही सारे संगठनों में जो डॉक्टर साहब ने बनाए थे उसमें जो प्रारंभिक काल से चल रहा है वही आज चल रहा। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। ये भाव प्रारंभ में भी था और आज भी कोई भी बौद्धिक होता है, चाहे वो सर कार्यवाजी का होता है, चाहे परम पुण्य सर संचालक जी का होता है, तो वो उसका प्रारंभ और अंत शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार ये है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। ये केवल बोलने की, गाने की बात नहीं है। इस भाव को लोगों ने अपने मन में जिया है और वर्षानुवर्षों तक जिया है। एक नहीं, लाखों स्वयंसेवकों ने जिया है। इसीलिए शायद संघ विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन होगा जो अपने शताब्दी वर्ष में है, लेकिन यहाँ आज तक कभी विघटन नहीं हुआ। शुद्ध सात्विक प्रेम ये कार्य का आधार है। शायद इसीलिए कौन किस जिम्मेदारी पर रहकर काम करेगा और किसको क्या जिम्मेदारी दे दी गई, इसको लेकर आज तक कभी विवाद नहीं हुआ। भले ही अलग अलग संगठनों में आप देखते होंगे कि वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, वहां प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, वहां महामंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर कई तरह की चीजें आती होंगी। लेकिन संघ में सरसंघ चालक कौन बनेगा, सरकारेवा की जिम्मेदारी किसको मिलेगी, कितनी सहजता से, और 2 4 5 वर्ष नहीं, 100 वर्ष से इस तरह का ये निरंतर काम जो चला आ रहा है, ये शुद्ध सात्विक प्रेम, संपर्क और संवाद के आधार पर चला आ रहा है। चलते चलते आखिर में हम चाहेंगे कि शताब्दी वर्ष चल रहा है, बहुत से नए लोग संघ से जुड़ रहे हैं, बहुत से पुराने लोग पुनः गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय हैं, बहुत से पुराने सक्रिय लोग अभी भी घरों में बैठे हैं। उन सब लोगों के लिए जो नए जुड़ रहे हैं या पुराने कार्यकर्ता हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो वो रहीम जी का दोहा ही बताना चाहूंगा कि देन हार कोई और है, देता है दिन रेन, लोग भरम मेरा करे ताते नीचे में। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम संघ का कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पर ईश्वर का आशीर्वाद है, तब हम कर रहे हैं। और जिन पर ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होता है तो फिर वो शायद अंदर बैठ जाते हैं। तो कार्यकर्ता को, जो भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये संघ को खड़ा किया है, उनके मन में कभी कभी हो सकता है ऐसा आ जाता है, लेकिन उन्हीं की पुण्याई के कारण से आज संघ खड़ा है। तो जो नए कार्यकर्ता हैं उनको पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। और जो पुराने कार्यकर्ता हैं, यदि कोई नए कार्यकर्ताओं में कोई कमी आती है तो उनको ये महसूस करना चाहिए कि ये मैंने कहीं ना कहीं गलती करी है, क्योंकि निर्माण तो मेरे द्वारा था। तो वो कोई गलती हुई है तो मेरे से हुई है, तो मुझे और उसको अगले जन्म में या इस जन्म में सुधारना है। इस प्रकार का भाव लेकर के हम काम करेंगे। तो जो डॉक्टर साहब ने हमको एक संदेश दिया कि हम हिंदू राष्ट्र, मानव पशु तरु गिरी सरिता में एक ब्रह्म को पहचाना, आज हम पूरे विश्व में देख रहे हैं कि जो परिवर्तन दिख रहा है वो शायद 5000 वर्षों में कभी नहीं हुआ। वो संघ की शाखा से स्थापित व्यक्ति ने किया है। 5000 वर्षों पहले भी ये परंपरा नहीं थी कि यहाँ पर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। वो क्यों मिला? वो इसलिए मिला कि 14 वर्ष के बाद यदि वो राज्य के बाहर रहेगा तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर नागरिकता देने का काम किया 5000 साल तक।
पहली बार संघ की शाखा से बना हुआ स्वयंसेवक उसने कहा कि यहाँ जो यहाँ का नागरिक नहीं है, जो यहाँ का भारत को अपनी माँ नहीं मानता, उसको हम एंट्री नहीं देंगे। और जो इसको भारत को माँ नहीं मानता हो, यदि वो यहाँ रह रहा है तो उसका डिपोर्ट करेंगे। ऐसा 5000 साल के इतिहास में नहीं हुआ। यहाँ डच आए, हूण आए, कुषाण आए, फ्रांसीसी आए, लेकिन उनको कभी पाबंदी नहीं लगाई किसी राजाओं ने। पहली बार ऐसे राजा हुए कि हमारे देश में हमारे व्यक्ति रहेंगे, हमारे देश को सम्मान करने वाले रहेंगे, इसको जो माँ मानता है वो रहेंगे, लेकिन यहाँ के मालिक नहीं बनेंगे। कभी कुछ लोग कहते हैं कि साहब मेरे यहाँ जो किराएदार हो, प्यार से रहो, पानी का यूज करो, पेड़ का यूज सब करो, लेकिन तुम इस मकान के मालिक नहीं बन सकते। तो ये सब भी विषय जो है वो संघ के संस्कारों के कारण इतना बड़ा वो संस्कारों के कारण से ही वास्तव में यह, और यही संस्कार यदि हर एक नागरिक में चला जाता है तो भारत वैसा ही वापस उस विश्व गुरु सिंहासन के ऊपर जो हम गीत गाते हैं वो गीत सार्थक होता हुआ देख रहे हैं, और उसको हम देखेंगे। गीत की 2 पंक्तियां आप सुना सकते हैं। वो अपने जैसे शत विश्व गुरु सिंहासन ऊपर, विश्व गुरु सिंहासन ऊपर सोए है माँ भारती, तो ऐसा एक गीत था। अशोक जी, आपने चर्चा की, हमारे से बहुत समय दिया, नए पुराने आपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि संघ के कार्यकर्ता मन में यही भाव रखते हैं कि राष्ट्र प्रथम का भाव लेकर, और साथ ही साथ जो अभी चर्चा में बात आई, मन में भाव किस तरह का रहना चाहिए। हम धन्य हैं इस जग जननी की, सेवा का अवसर है पाया, इसकी माटी वायु जल से दुर्लभ जीवन है विकसाया। हम अपने आप को, अपना जीवन जो है वो सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे को ये अवसर मिला है कि हम इस देश और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, संघ की शाखाओं के माध्यम से और साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से। यदि कुछ श्रेष्ठ कर पाते हैं तो शायद हम मनुष्य होने के अपने दायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से कर पाते हैं। आप सब भी अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करें, हम भी अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करें। केवल सरकारों के पीछे नहीं भागें कि सरकारें बड़ा परिवर्तन करेंगे। सरकारों से बड़ी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकते। इसीलिए हम कहते हैं केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। इस समाज की बेहतरी के लिए अपनी अपनी भूमिकाओं का उचित प्रकार से निर्वहन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस कार्यक्रम को विराम, और साथ में फिर एक और नए व्यक्तित्व के साथ करेंगे चर्चा, जिनके पसीने से, जिनकी मेहनत से बढ़ा है संघ। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए व्यक्तित्व के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।